भारत की धरती ने अनेक महापुरुषों को जन्म दिया है। कोई राजनीति में चमका, कोई विज्ञान में, कोई समाज सेवा में। लेकिन एक नाम ऐसा है जिसने व्यापार की परिभाषा ही बदल दी। वो नाम है धीरूभाई हरिचंद अंबानी। धीरूभाई ने उस दौर में सपने देखे जब बिजनेस करना केवल अमीरों का काम माना जाता था। उन्होंने गरीब से गरीब व्यक्ति को ये विश्वास दिलाया कि अगर सोच ऊंची हो तो पांवों के नीचे की मिट्टी भी सोना बन सकती है। उनकी कहानी केवल सफलता की नहीं, बल्कि संघर्ष, साहस और सपनों के सच होने की कहानी है। एक साधारण गुजराती परिवार का लड़का जिसने यमन की धूप में पेट्रोल बेचते हुए ये सपना देखा कि एक दिन वो खुद अपना साम्राज्य बनाएगा, और उसने वो कर दिखाया। धीरूभाई का जीवन हमें ये सिखाता है कि शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर इरादा मजबूत है तो रास्ते खुद बनते हैं। उन्होंने कभी विरासत नहीं पाई, लेकिन विरासत छोड़ गए। भारत के गांवों में बैठा हर छोटा व्यापारी, हर युवा उद्यमी आज भी उनके विचारों से प्रेरणा लेता है। उन्होंने ये साबित किया कि बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और सबसे आगे सोचो, क्योंकि जो आज सोचता है वही कल जीतता है। 1960 से 70 के दशक में जब भारत में लाइसेंस राज और सरकारी नीतियों का जाल फैला था, तब धीरूभाई ने उस सिस्टम के भीतर रहकर एक नया बिजनेस मॉडल बनाया। उन्होंने पहली बार आम भारतीय को शेयर बाजार से जोड़ा। जहां पहले केवल बड़े उद्योगपति निवेश करते थे, वहीं धीरूभाई ने आम जनता को रिलायंस का हिस्सा बना दिया। उनका नारा था, हमारा हर निवेशक हमारे परिवार का हिस्सा है। इस सोच ने भारत के उद्योग जगत को हमेशा के लिए बदल दिया। धीरूभाई अंबानी केवल व्यापारी नहीं थे, वो एक दूरदर्शी सोच वाले नेता थे। उनकी आंखों में सिर्फ पैसा कमाने का सपना नहीं था, बल्कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने की इच्छा थी। उन्होंने कहा था, भारत में जो लोग अवसरों की कमी की बात करते हैं, उन्हें मैं कहना चाहता हूं, अवसर हर जगह है, बस उन्हें पहचानने की नजर चाहिए। आज जब कोई युवा अपना स्टार्टअप शुरू करता है, जब कोई छोटा व्यापारी अपनी दुकान से बड़ा सोचता है, तो उसमें कहीं न कहीं धीरूभाई अंबानी की छाप होती है। उनकी यात्रा हमें ये सिखाती है कि सीमाएं दिमाग में होती हैं, हकीकत में नहीं। धीरूभाई की कहानी ये साबित करती है कि सपने देखने वाले लोग इतिहास बदल देते हैं। उनकी यात्रा गरीबी से अमीरी की नहीं, बल्कि असंभव को संभव करने की है। उन्होंने दिखाया कि भारत केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता भी बन सकता है। आज रिलायंस केवल एक कंपनी नहीं, बल्कि एक विचारधारा है, एक ऐसी सोच जिसने करोड़ों भारतीयों को बड़ा सोचने की हिम्मत दी। भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात के छोटे से गांव चोरवाड़, जिला जूनागढ़ में 28 दिसंबर 1932 के दिन एक बालक ने जन्म लिया। वो बालक आगे चलकर बन गया भारत का सबसे बड़ा उद्योगपति धीरजलाल हरिचंद अंबानी, जिसे दुनिया धीरूभाई अंबानी के नाम से जानती है। धीरूभाई के पिता हरिचंद गोवर्धन भाई अंबानी एक साधारण शिक्षक या स्कूल टीचर थे। मां जमुनाबेन अंबानी एक गृहिणी थी जो कम साधनों में भी परिवार को स्नेह और संस्कारों से भर देती थी। घर में 5 बच्चे थे और आमदनी इतनी कम कि कभी-कभी 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। परिवार गरीब था, लेकिन ईमानदार और स्वाभिमानी था। धीरूभाई को बचपन से ही सिखाया गया था कि मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं है। धीरूभाई ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई गांव के ही स्कूल से की। वो बहुत होशियार छात्र नहीं थे, लेकिन बहुत जिज्ञासु थे। उन्हें हमेशा ये जानने की चाह रहती थी कि लोग पैसे कैसे कमाते हैं, चीजें कैसे बिकती हैं और व्यापार कैसे चलता है। कहते हैं बचपन में जब गांव में मेला लगता था तो धीरूभाई वहां चाय, भुट्टे और मूंगफली बेचते थे। लोगों ने उन्हें कभी मजाक में कहा, तू तो व्यापारी बनेगा। और वही मजाक बाद में सच साबित हुआ। धीरूभाई बचपन से ही गणना यानी कैलकुलेशन में तेज थे। वो किसी भी चीज का मुनाफा तुरंत निकाल लेते थे। कहते हैं एक बार उन्होंने देखा कि मेले में चाय 1 रुपए में बिक रही थी। उन्होंने सोचा, अगर वो चाय खुद बनाए तो खर्च ₹0.30 आएगा, यानी ₹0.70 मुनाफा। उन्होंने ये प्रयोग किया और पूरा मेला बेच दिया। यहीं से उनके भीतर व्यापार का कीड़ा जागा। चोरवाड़ का गांव सुंदर था, लेकिन अवसर बहुत सीमित थे। धीरूभाई अक्सर समंदर किनारे बैठकर दूर जहाजों को देखा करते थे और सोचते, इन जहाजों में कौन लोग जाते होंगे? क्या मैं भी कभी समंदर पार करूंगा? उनकी नजरों में समंदर के उस पार का संसार बसने लगा था। वो कहते थे,
मुझे इस मिट्टी से प्यार है, लेकिन मैं इसकी सीमाओं से बाहर उड़ना चाहता हूं। धीरे धीरे घर की आर्थिक हालत और खराब होने लगी। पिता की तनख्वाह कम थी और बच्चों की पढ़ाई का खर्च बढ़ता जा रहा था। ऐसे में धीरूभाई ने फैसला किया, वो कुछ बड़ा करेंगे ताकि परिवार को गरीबी से निकाल सकें। और तभी उनके जीवन में आया एक बड़ा मोड़, यमन जाने का अवसर। एक दिन उनके एक रिश्तेदार ने बताया कि यमन में एडन नाम की जगह पर बर्मा शेल नाम की एक कंपनी में काम मिलता है। धीरूभाई के मन में तुरंत आग झल उठी, मैं वहां जाकर कुछ सीखूंगा, कुछ बड़ा करूंगा। साल था 1949, उम्र सिर्फ 17 साल और जेब में पैसे ना के बराबर, लेकिन उनके पास था हौसला, आत्मविश्वास और सपना। धीरूभाई ने अपने परिवार को अलविदा कहा और एक छोटे जहाज में सवार होकर यमन की ओर रवाना हो गए। समंदर की लहरों के बीच वो सिर्फ एक ही बात सोच रहे थे, अब मुझे पीछे नहीं देखना है। ये थी उस लड़के की पहली विदेश यात्रा जो आगे चलकर भारत को उद्योग के मानचित्र पर चमकाने वाला था। साल था 1949, उम्र सिर्फ 17 साल और सपनों से भरा एक भारतीय युवक धीरूभाई अंबानी। जेब में कुछ ही पैसे थे, लेकिन दिल में था हौसला आसमान छूने का। वो स्टीमर जहाज से यमन यानी कि एडन पहुंचे, एक ऐसी जगह जो उस समय ब्रिटिश नियंत्रण में थी और अरब देशों का बड़ा व्यापारिक केंद्र थी। एडन पहुंचते ही उन्हें बर्मा शेल पेट्रोल कंपनी में एक छोटा सा काम मिला। पद था पेट्रोल पंप अटेंडेंट यानी पेट्रोल भरने वाला। तनख्वाह थी 300 रुपये प्रति माह, जो उस समय एक बड़ी रकम मानी जाती थी। परंतु काम बहुत कठिन था, तेज धूप, रेत भरी हवाएं और लंबे घंटे। लेकिन धीरूभाई को फर्क नहीं पड़ा। वो हर गाड़ी, हर ग्राहक को ध्यान से देखते, किसे कौन सा तेल चाहिए, कौन कितना भुगतान करता है, कौन जल्दी में है। उनकी आंखें केवल काम नहीं देख रही थीं, व्यापार सीख रही थीं। बर्मा शेल में काम करते हुए धीरूभाई ने कई बातें सीखीं। कैसे कंपनी तेल खरीदती और बेचती है, कैसे स्टॉक संभाला जाता है और कैसे कस्टमर रिलेशनशिप बनाए जाते हैं। रात में जब सब सो जाते थे, धीरूभाई नोटबुक में सब लिखते, कितना तेल आया, कितना बिका, कितना मुनाफा हुआ। वो एक कर्मचारी की तरह नहीं, बल्कि एक भविष्य के व्यापारी की तरह सोचते थे। एडन में अधिकतर अधिकारी अंग्रेज थे। धीरूभाई उनसे बातचीत करने में हिचकिचाते नहीं थे। वो उनसे अंग्रेजी सीखते, व्यापार की बातें करते और समझने की कोशिश करते कि बड़े लोग कैसे सोचते हैं। कहते हैं कि एक दिन उनके अंग्रेज बॉस ने कहा, धीरू, तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। वो मुस्कुराए और बोले, साहब, बड़ा तो मैं पहले से हूं, बस लोगों को दिखाना बाकी है। बर्मा शेल में रहते हुए धीरूभाई ने अपनी पहली कमाई का कुछ हिस्सा शेयर बाजार यानी कि एडन स्टॉक एक्सचेंज में लगाया। वहां उन्होंने देखा कि शेयरों की कीमत हर रोज बदलती है और वही असली बिजनेस का खेल है। धीरे धीरे उन्होंने समझा कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, समझदारी से भी कमाया जा सकता है। उनका ध्यान अब सिर्फ नौकरी पर नहीं, निवेश पर था। धीरूभाई एडन में 5 साल रहे। इन 5 वर्षों ने उन्हें व्यापार की बुनियाद सिखाई, विदेशी बाजार की समझ दी और सबसे जरूरी, जोखिम उठाने का साहस दिया। उन्होंने देखा कि विदेशी कंपनियां भारत से सस्ते दाम पर माल खरीदकर उसे महंगे दाम पर बेचती हैं। वो सोचते, अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। यहीं से उनके मन में बीज पड़ा कि एक दिन मैं अपना खुद का व्यापार शुरू करूंगा। एडन की नौकरी करते हुए वो हर रात समुद्र किनारे बैठते और भारत की दिशा में देखते। उनके मन में सिर्फ एक विचार गूंजता था, मुझे लौटना है और भारत में कुछ बड़ा करना है। वो अपने साथ केवल कुछ पैसे लेकर नहीं, बल्कि अनुभव, विचार और आत्मविश्वास लेकर लौटे। उन्हें अब पता चल गया था कि सफलता की असली कुंजी है, सीखो, सोचो और सही समय पर कदम उठाओ। साल 1954 में धीरूभाई ने एडन छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने नौकरी छोड़ी और भारत लौटने का टिकट लिया। अब वो नौकरी पेशा धीरू नहीं, बल्कि उद्यमी धीरूभाई बन चुके थे। भारत लौटते वक्त उनके मन में एक ही बात थी, अब मेरी बारी है। साल था 1954। 5 साल यमन की तपती रेत और कठिन परिश्रम के बाद धीरूभाई अंबानी अब अनुभव, आत्मविश्वास और बड़े सपनों के साथ भारत लौट रहे थे। समंदर पार की उस यात्रा ने उन्हें सिखाया था कि पैसा मेहनत से नहीं,
दिमाग और जोखिम से बनता है। भारत लौटते ही धीरूभाई ने ठिकाना बनाया मुंबई, उस समय बम्बई में। ये शहर हर महत्वाकांक्षी इंसान का गंतव्य था, जहां लोग सपनों को सच करने आते थे। उनके पास न कोई बड़ा पूंजीपति परिवार था, न कोई राजनीतिक संपर्क, लेकिन था एक अद्भुत आत्मविश्वास और तेज दिमाग। वो कहते थे, मुझे पैसे की नहीं, मौके की जरूरत है। धीरूभाई ने ईडन से कुछ संपर्क बनाए रखे थे। उन्होंने वहीं के व्यापारियों को लिखा कि भारत से मसाले और कपास के धागे भेज सकते हैं। धीरे धीरे उन्होंने मुंबई में मजीन कमर्शियल कॉरपोरेशन नाम की एक छोटी कंपनी शुरू की, अपने रिश्तेदार चंपकलाल दमानी के साथ। कंपनी का काम था भारत से मसाले, पॉलिएस्टर धागे और कपड़ा विदेश भेजना। यही थी रिलायंस की नींव का पहला पत्थर। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार माल भेजने में दिक्कत आती, कई बार ग्राहक भुगतान देर से करते, लेकिन धीरूभाई कभी घबराए नहीं। वो खुद बाजार में जाकर व्यापारी से बात करते, दाम तय करते और हर ग्राहक को परिवार की तरह ट्रीट करते। उनका सिद्धांत था, कस्टमर को सिर्फ बेचना नहीं, उसे जीतना है। जहां बाकी व्यापारी सिर्फ लाभ देखते थे, धीरूभाई भविष्य देखते थे। वो कहते, अगर आप छोटा मुनाफा लेकर बड़े ग्राहक बना सकते हैं तो वो असली व्यापार है। उनकी यही सोच उन्हें भीड़ से अलग बनाती थी। वो अपने हर सौदे में एक नई चाल, एक नई सोच लेकर आते थे। कुछ साल बाद धीरूभाई और उनके साझेदार चंपकलाल दमानी के विचारों में अंतर आने लगा। दमानी सुरक्षित खेलना चाहते थे, जबकि धीरूभाई तेजी से बढ़ना चाहते थे। आखिरकार उन्होंने साझेदारी खत्म की और नया नाम रखा रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन। यही नाम आगे चलकर बना भारत की सबसे बड़ी कंपनी का आधार, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब धीरूभाई ने ध्यान केंद्रित किया पॉलिएस्टर धागों और कपड़ों के व्यापार पर। उन्होंने देखा कि भारत में सिंथेटिक कपड़ों की मांग तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने सस्ते दाम पर धागा आयात करना शुरू किया और कपड़ा बेचने वालों को सप्लाई दी। कहते हैं वो दिन रात बाजार में रहते, माल बेचते, लोगों से मिलते और हर सौदे से कुछ नया सीखते। उनका नाम अब धीरे धीरे मुंबई के व्यापारी जगत में जाना जाने लगा था। कुछ लोग कहते, धीरू बहुत बड़ा सोचता है। दूसरे कहते, यह आदमी जोखिम से नहीं डरता। लेकिन सभी मानते थे कि इस आदमी में कुछ खास है। अब धीरूभाई को एहसास हो चुका था कि भारत को अगर अमीर बनाना है तो हमें खुद निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग करना होगा। यही सोच आगे चलकर बनी थी मेड इन इंडिया रिलायंस की शुरुआत। यह अध्याय हमें सिखाता है कि छोटा व्यापार अगर बड़े इरादे से किया जाए तो वही साम्राज्य बन जाता है। धीरूभाई ने मसालों और धागों से शुरुआत की, लेकिन उनकी नज़र हमेशा थी भविष्य के कारखानों, मशीनों और करोड़ों सपनों पर। अगला अध्याय यानी अध्याय 5, रिलायंस का जन्म, पॉलिएस्टर का जादू। इसमें हम जानेंगे कि कैसे धीरूभाई ने भारत में रिलायंस टेक्सटाइल्स की नींव रखी और विमल ब्रांड के जरिए पूरे देश का दिल जीत लिया। साल था 1966। मुंबई की गर्म और व्यस्त सड़कों पर एक व्यापारी दिन रात दौड़ भाग कर रहा था। वो था धीरूभाई अंबानी। अब वो सिर्फ व्यापार नहीं कर रहे थे, बल्कि एक सपना बुन रहे थे, एक ऐसी भारतीय कंपनी बनाने का जो दुनिया के सामने भारत की ताकत दिखा सके। धीरूभाई ने समझ लिया था कि भविष्य सिंथेटिक कपड़ों का है। लोगों को सस्ते, सुंदर और टिकाऊ कपड़े चाहिए थे, और पॉलिएस्टर इस जरूरत का सही जवाब था। उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाते हुए एक नई कंपनी बनाई, रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी की शुरुआत नारोदा, अहमदाबाद, गुजरात में एक छोटे से टेक्सटाइल मिल से हुई। यहीं से शुरू हुई भारत के सबसे बड़े औद्योगिक साम्राज्य की कहानी। धीरूभाई ने सिर्फ कपड़ा नहीं बेचा, उन्होंने ब्रांड बेचना सीखा, और वही था उनका जादू। उन्होंने अपने बड़े बेटे मुकेश अंबानी के नाम पर रखा ब्रांड विमल। विमल कपड़े की गुणवत्ता बेहतरीन थी, लेकिन धीरूभाई का जादू था उनकी मार्केटिंग रणनीति। उन्होंने छोटे छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में विमल शोरूम्स खुलवाए, जहां लोग सीधे कंपनी से कपड़ा खरीद सकें। उनका नारा था ओनली विमल, और ये नारा पूरे भारत में गूंजने लगा। उस दौर में भारत में विज्ञापन बहुत कम होते थे, पर धीरूभाई ने इसे एक हथियार बना दिया। उन्होंने अखबार, रेडियो और पोस्टर के जरिए लोगों को बताया कि भारतीय कपड़ा विदेशी कपड़ों से बेहतर है। उन्होंने कहा था, ब्रांड सिर्फ नाम नहीं होता, विश्वास होता है, और उन्होंने वो विश्वास जीत लिया। धीरूभाई अपने कर्मचारियों से कहते कि कंपनी की हर गलती मेरी है और हर सफलता तुम्हारी।
उनकी सोच ने उन्हें कर्मचारियों का आदर्श नेता बना दिया। वो फैक्ट्री में मजदूरों के साथ खाना खाते और हर फैसले में सबकी राय लेते। कर्मचारियों के लिए वो सिर्फ मालिक नहीं, बल्कि प्रेरक यानी मोटिवेटर थे। 1977 में धीरूभाई ने रिलायंस को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाया, यानी अब कोई भी भारतीय रिलायंस का शेयर खरीद सकता था। ये भारत के इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम था। लाखों आम लोगों ने पहली बार किसी कंपनी में निवेश किया, वो भी इसलिए क्योंकि उन्हें धीरूभाई पर भरोसा था। उन्होंने कहा था, मैं चाहता हूं कि हर भारतीय रिलायंस का हिस्सा बने। और हुआ भी यही। रिलायंस भारत की पहली जनता की कंपनी बन गई। जब रिलायंस का पहला पब्लिक इशू आया तो निवेशकों की इतनी भीड़ लगी कि बैंक और शेयर ऑफिसों के बाहर लंबी कतारें बन गई। लोग कहते थे, अगर रिलायंस में लगाए तो घाटा नहीं होगा। और सच में रिलायंस के शेयर ने हर छोटे निवेशक को अमीर बना दिया। इससे न सिर्फ कंपनी बढ़ी, बल्कि लाखों भारतीयों की आर्थिक सोच भी बदल गई। कुछ ही सालों में रिलायंस भारत की सबसे बड़ी टेक्सटाइल कंपनी बन गई। विमल कपड़े को देश भर में लोग गर्व से पहनने लगे। अब धीरूभाई सिर्फ एक व्यापारी नहीं, बल्कि भारत के औद्योगिक युग का प्रतीक बन चुके थे। वो कहा करते थे, अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो आपको अपने रास्ते खुद बनाने होंगे। सरकार, सिस्टम या समाज की शिकायत मत करो, आगे बढ़ो और उन्हें बदल दो। उनकी यही सोच उन्हें हर बाधा के पार ले गई। साल था 1977। भारत का शेयर बाजार तब सिर्फ अमीर और बड़े व्यापारियों का खेल माना जाता था। आम आदमी को ना तो इसकी समझ थी, ना ही उसमें शामिल होने का आत्मविश्वास। लेकिन तभी एक आदमी आया जिसने कहा, शेयर बाजार अमीरों का नहीं, भारत के हर आम नागरिक का हक है। वो आदमी था धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई ने जब रिलायंस टेक्सटाइल्स को पब्लिक करने का फैसला किया तो सबने कहा, कोई आम आदमी शेयर नहीं खरीदेगा। लेकिन धीरूभाई ने कहा, लोग कंपनी में निवेश नहीं करते, वे विश्वास में निवेश करते हैं। उन्होंने आम जनता के बीच जाकर सरल भाषा में बताया कि शेयर क्या होता है, कैसे निवेश से लाभ होता है और क्यों रिलायंस एक भरोसेमंद कंपनी है। परिणाम ये हुआ कि जब पहला पब्लिक इशू यानी आईपीओ आया तो बैंक और दफ्तरों के बाहर लंबी लाइनें लग गईं। लोगों ने पहली बार किसी कंपनी में अपने पसीने की कमाई लगाई, और वो कंपनी थी रिलायंस। धीरे धीरे रिलायंस के शेयर पूरे देश में फैल गए। हर मध्यम वर्गीय परिवार में कोई ना कोई कहता, मेरे पास भी रिलायंस के शेयर हैं। रिलायंस बन गई भारत की पहली जनता की कंपनी। लोगों ने ना सिर्फ कंपनी पर भरोसा किया, बल्कि धीरूभाई पर विश्वास किया। वो कहते थे, मैं अपने निवेशकों को भगवान मानता हूं, क्योंकि उन्हीं से मैं रिलायंस बनाता हूं। धीरूभाई ने शेयर बाजार में ऐसे काम किए जो पहले किसी ने नहीं किए थे। उन्होंने सीखा कि शेयर की कीमत सिर्फ नंबर नहीं, लोगों की सोच होती है। वो हमेशा कहते थे, अगर आप लोगों का भरोसा जीत लेते हैं तो शेयर खुद ऊपर चला जाएगा। उनकी सोच, उनकी रणनीतियां और उनका आत्मविश्वास देखकर पुराने निवेशक भी हैरान रह जाते थे। जैसे जैसे रिलायंस बढ़ी, वैसे वैसे विरोधी भी बढ़े। कई पुराने उद्योगपतियों ने धीरूभाई पर आरोप लगाए कि वो सरकारी नीतियों का गलत फायदा उठाते हैं। लेकिन धीरूभाई हमेशा मुस्कुराकर कहते, अगर मेरे खिलाफ 10 लोग बोलते हैं तो इसका मतलब है कि मैं कुछ सही कर रहा हूं। उन्होंने कभी किसी विवाद से पीछे नहीं हटे, बल्कि हर चुनौती को एक नए अवसर की तरह लिया। रिलायंस के शेयर लगातार बढ़ते रहे। कई आम निवेशक जिन्होंने 1000 रुपए लगाए थे, कुछ ही सालों में लाखों रुपए के मालिक बन गए। लोग कहते थे, धीरूभाई ने भारतीय मध्यम वर्ग को अमीर बना दिया। उनके लिए शेयर बाजार अब कोई डरावनी चीज नहीं रही, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता का रास्ता बन गया। अब धीरूभाई से नाम सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि दुनिया के बड़े उद्योगपतियों के बीच गूंजने लगा था। उनकी कंपनी अब सिर्फ टेक्सटाइल्स नहीं, बल्कि पेट्रोकेमिकल्स, नायलॉन और पॉलिएस्टर फाइबर में भी कदम रख चुकी थी। मुंबई की गलियों से शुरू होकर अब धीरूभाई दुनिया के बाजारों तक पहुंच चुके थे। धीरूभाई हमेशा कहते थे, अगर आप छोटा सोचते हो तो छोटा ही बनोगे, लेकिन अगर बड़ा सोचते हो तो दुनिया तुम्हारे रास्ते खुद बनाएगी। उन्होंने व्यापार को एक खेल की तरह खेला, जहां हर चाल सोच समझकर चली जाती थी, लेकिन दिल हमेशा देश के लिए धड़कता था। धीरूभाई अंबानी का दिमाग साधारण नहीं था। वो जहां बाकी लोग जो दिखता है वही मानते थे, वहां धीरूभाई जो दिखता नहीं उसे देखने की कला रखते थे। उनका मानना था, व्यापार में जीत उसी की होती है जो भविष्य को पहले देख ले।
जब भारत में हर व्यापारी सिर्फ कपड़ा बेचने में लगा था, धीरूभाई ने कहा, मैं कपड़ा नहीं ब्रांड बेचूंगा। उन्होंने विमल नाम से कपड़ों का ब्रांड बनाया। उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि कपड़ा भी ब्रांडेड हो सकता है। लेकिन जब ओनली विमल के विज्ञापन आए, लोगों ने पहली बार देखा कि एक कपड़ा भी गौरव और पहचान का प्रतीक बन सकता है। एक बार उनके कर्मचारियों ने कहा, साहब, इतना बड़ा निवेश करने में खतरा है। धीरूभाई मुस्कुराए और बोले, जो डर गया वो मर गया। बिजनेस में रिस्क नहीं लेंगे तो बड़ा कभी नहीं बन पाएंगे। उनकी सोच हमेशा लंबी दूरी की थी। जहां बाकी लोग 1 साल की सोचते थे, वो 10 साल आगे की योजना बनाते थे। 1970 के दशक में भारत में पॉलिएस्टर यान का कच्चा माल बाहर से आता था। बहुत महंगा पड़ता था। धीरूभाई ने सोचा, क्यों ना इसे भारत में ही बनाया जाए। सबने कहा, यह नामुमकिन है, हमारे पास तकनीक नहीं है। लेकिन धीरूभाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने विदेश से मशीनें मंगाई, भारतीय इंजीनियरों को प्रशिक्षित किया और कुछ सालों में रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स का बादशाह बन गया। वो कहते थे, अगर विदेशी कर सकते हैं तो भारतीय क्यों नहीं। भारत में व्यापार करना आसान नहीं था। हर काम के लिए सरकारी नियम, फाइलें और मंजूरी की जरूरत पड़ती थी। लेकिन धीरूभाई ने सिस्टम से लड़ाई नहीं की। उन्होंने कहा, सरकार को दुश्मन मत समझो, उसे अपना साझेदार बनाओ। वो मंत्रालयों में जाते, अधिकारियों से बात करते, नीतियों को समझते और फिर उसी सिस्टम का फायदा सही तरीके से उठाते थे। उनकी ये कला उन्हें बाकियों से बहुत आगे ले गई। धीरूभाई हमेशा कहा करते थे, जिसके पास जानकारी है वही सबसे ताकतवर है। वो हर छोटी बड़ी खबर पर नजर रखते थे। सरकारी नीति, वैश्विक तेल दाम, शेयर बाजार की हलचल, सब कुछ वो पहले से जानते थे। उनकी टीम दिन रात डेटा इकट्ठा करती थी और धीरूभाई उसी जानकारी के आधार पर सटीक फैसले लेते थे। धीरूभाई का मानना था, कंपनी अकेले नहीं बनती, टीम से बनती है। वो अपने कर्मचारियों को परिवार कहते थे। उनके जन्मदिन मनाते, समस्याएं सुनते और हमेशा कहते, अगर मेरा कर्मचारी खुश है तो मेरा ग्राहक भी खुश रहेगा। इसलिए रिलायंस में हर कर्मचारी खुद को कंपनी का हिस्सा समझता था। वो कहते थे, अगर आप अपने ग्राहक को खुश नहीं रख सकते तो व्यापार का कोई मतलब नहीं। रिलायंस के हर प्रोडक्ट में गुणवत्ता और सस्ती कीमत दोनों एक साथ होती थी। यही वजह थी कि लोगों ने रिलायंस को दिल से अपनाया। जब भी रिलायंस पर संकट आता, धीरूभाई कहते, संकट भगवान का इशारा है कि अब कुछ बड़ा करना है। उनके लिए हार, रुकावट, असफलता सिर्फ नए रास्ते की शुरुआत होती थी। दिमाग से बड़ा कोई हथियार नहीं और सोच से बड़ी कोई ताकत नहीं। धीरूभाई की सबसे बड़ी पूंजी उनका बिजनेस माइंड था, जिसने उन्हें छोटे व्यापारी से भारत का उद्योग सम्राट बना दिया। हर महान व्यक्ति की सफलता के पीछे कई संघर्ष, असफलताएं और विरोध छिपे होते हैं। धीरूभाई अंबानी के साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे वो ऊंचाइयों पर पहुंचे, वैसे वैसे विरोध, आरोप और राजनीति उनके पीछे पड़ गई। लेकिन धीरूभाई की खासियत थी, वो कभी भागे नहीं, बल्कि हर विवाद का सामना मुस्कुरा कर किया। 1970-80 के दशक में रिलायंस इतनी तेजी से बढ़ी कि बाकी बड़े उद्योगपतियों को डर लगने लगा। धीरूभाई ने कपड़ा, केमिकल, यान हर क्षेत्र में पैर जमा लिए थे। जहां टाटा, बिरला, गोदरेज जैसे पुराने नाम थे, वहां एक नया नाम अचानक छा गया, धीरूभाई अंबानी। कई लोग बोले, इतनी तेजी से कोई कंपनी कैसे बढ़ सकती है। वो नहीं जानते थे कि इसके पीछे धीरूभाई की मेहनत, दिमाग और भविष्य की दृष्टि थी। 1980 के दशक में धीरूभाई का सबसे बड़ा मुकाबला था नुस्ली वाडिया से। दोनों के बीच शेयर बाजार में जबरदस्त टकराव हुआ। अखबारों में रोज खबरें छपती थीं कि रिलायंस के खिलाफ साजिश। धीरूभाई ने सरकारी नियमों का फायदा उठाया। मीडिया के कई हिस्से उनके खिलाफ थे, लेकिन धीरूभाई ने कभी बयानबाजी नहीं की। वो कहते थे, लोग बोलेंगे, मेरा काम बोलेगा। और सच में वक्त ने साबित किया, रिलायंस जीता, बाकी पीछे रह गए। भारत में व्यापार और राजनीति हमेशा जुड़े रहे हैं। धीरूभाई को भी कई बार राजनीतिक दबावों का सामना करना पड़ा। उन पर आरोप लगे कि वो सरकार से नजदीकी रखकर फैसले करवाते हैं। लेकिन हकीकत ये थी कि धीरूभाई बस सिस्टम को समझते थे और सही तरीके से चलाते थे। वो कहते थे कि अगर कानून मुझे रास्ता दिखा रहा है तो मैं उसे इस्तेमाल करूंगा, तोड़ूंगा नहीं। उनकी समझदारी और कानूनी ज्ञान ने उन्हें हर मुश्किल से बाहर निकाला। कई बार उनके दुश्मनों ने शेयर बाजार में अफवाहें फैलाईं कि रिलायंस गिरने वाली है, लेकिन धीरूभाई ने हमेशा तैयार रहकर जवाब दिया। वो अपने निवेशकों से सीधे बात करते थे। रिलायंस की मीटिंग में खुलकर बोलते थे कि घबराइए मत, मैं हूं ना। और जैसे ही लोगों ने उन पर भरोसा किया, शेयर फिर से ऊपर चला जाता था।
वो कहते थे, बाजार डर से चलता है और मैं डर नहीं मानता। जहां दूसरे लोग विवाद से टूट जाते हैं, धीरू भाई ने हर विवाद से नई ताकत पाई। जब मीडिया ने हमला किया तो उन्होंने रिलायंस की पारदर्शिता बढ़ाई। जब सरकार ने सवाल किए तो उन्होंने हर नियम के तहत नई योजना बनाई। धीरू भाई कहते थे कि अगर कोई मुझ पर पत्थर फेंकता है तो मैं उसी पत्थर से अपनी इमारत बनाता हूं। इन मुश्किल दिनों में उनकी पत्नी कोकिलाबेन और बेटों मुकेश और अनिल ने उनका पूरा साथ दिया। धीरू भाई ने कहा था, मेरा परिवार ही मेरी असली ताकत है। जब भी कोई नई मुसीबत आती वो कहते, डरने की जरूरत नहीं, रिलायंस अब एक विचार है, कोई इसे रोक नहीं सकता। हर विवाद, हर आरोप के बाद रिलायंस और मजबूत बनती गई। लोगों ने देख लिया कि धीरू भाई सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे, बल्कि भारत की औद्योगिक क्रांति ला रहे हैं। उनकी सोच, उनका आत्मविश्वास और कभी न रुकने वाला जज्बा ने उन्हें हर आलोचना से ऊपर उठा दिया। लोग पत्थर फेंकते रहे और मैंने उनसे अपनी मंजिल बना ली। धीरू भाई ने साबित किया कि अगर आप सच्चे, मेहनती और दूरदर्शी हैं तो दुनिया चाहे जितना विरोध करे, सफलता झुक कर सलाम करती है। जब लोग रिलायंस को सिर्फ कपड़े की कंपनी मानते थे, तब धीरूभाई अंबानी के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो कहते थे, कपड़ा मेरा पहला कदम था, मंजिल नहीं। और सच में कुछ ही सालों में उन्होंने रिलायंस को भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक साम्राज्य बना दिया। 1977 के बाद रिलायंस का ध्यान कपड़ों से हटकर कच्चे माल यानी पॉलिएस्टर फाइबर की ओर गया। धीरूभाई ने सोचा, अगर मैं कपड़ा बना सकता हूं तो उसका कच्चा माल क्यों नहीं। उन्होंने भारत के पहले पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की योजना बनाई। सबको लगा ये बहुत बड़ा जोखिम है, लेकिन धीरूभाई बोले, रिस्क लेने वाला ही इतिहास बनाता है। और फिर पातालगंगा प्लांट महाराष्ट्र में रिलायंस ने देश की सबसे आधुनिक पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री शुरू की। रिलायंस ने पहली बार ऐसा काम किया जो पहले सिर्फ विदेशों में होता था। कच्चा तेल से लेकर कपड़े तक हर चीज भारत में ही बनने लगी। इसने न सिर्फ कंपनी को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि भारत को भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की राह पर डाल दिया। धीरूभाई कहते थे, अगर भारत के लोग विदेश से आयात बंद कर दें तो हमारा रुपया भी मजबूत होगा और हमारा देश भी। धीरूभाई का अगला सपना था तेल की दुनिया में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। उन्होंने गुजरात के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी यानी तेल शुद्धिकरण केंद्र बनाने का फैसला किया। सबने कहा, यह भारत में असंभव है, लेकिन धीरूभाई के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। रात दिन मेहनत करके उन्होंने वो रिफाइनरी खड़ी की जो आज एशिया की सबसे बड़ी और कुशल रिफाइनरी मानी जाती है। धीरूभाई हमेशा कहते थे, भविष्य उस देश का है जो सूचना और ऊर्जा को काबू कर ले। इसी सोच से उन्होंने रिलायंस को टेलीकॉम सेक्टर में लाने का सपना देखा। वो चाहते थे कि हर भारतीय के हाथ में सस्ता फोन हो, हर गांव में कनेक्शन पहुंचे। उनका सपना आगे चलकर रिलायंस इन्फोकॉम के रूप में सच हुआ, जिसे उनके बेटे मुकेश अंबानी ने पूरा किया। आज जो 4G और 5G नेटवर्क भारत में हर जगह है, वो धीरूभाई की ही दूरदर्शिता का नतीजा है। धीरूभाई की सोच सिर्फ कारखानों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने कहा था, एक कंपनी तभी महान बनती है जब वो अपने देश को भी महान बनाए। उन्होंने सड़कें बनवाईं, टाउनशिप बनाई, हजारों लोगों को नौकरी दी और भारतीय इंजीनियरों को विश्वस्तरीय तकनीक सिखाई। रिलायंस अब सिर्फ कंपनी नहीं थी, बल्कि एक आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बन चुकी थी। 1980s और 1990s के दशक तक हर निवेशक, हर कर्मचारी और हर नागरिक रिलायंस के नाम से जुड़ा था। लोग कहते थे, अगर भारत की अर्थव्यवस्था का दिल है तो उसकी धड़कन है रिलायंस। धीरूभाई ने भारत को दिखाया कि एक आम आदमी भी विश्व स्तरीय उद्योग खड़ा कर सकता है। सपना वो देखो जो सबको असंभव लगे और मेहनत ऐसी करो कि वही सपना भारत की पहचान बन जाए। रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं बनी, बल्कि धीरूभाई के विजन का जीता जागता साम्राज्य बन गई, जहां से भारत की नई आर्थिक कहानी शुरू हुई। धीरूभाई अंबानी जितने बड़े उद्योगपति थे, उतने ही धरती से जुड़े, सरल और पारिवारिक इंसान भी थे। उनका मानना था, व्यापार जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन परिवार जीवन का आधार है। धीरूभाई की पत्नी कोकिलाबेन अंबानी उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत थी। जब धीरूभाई यमन में मेहनत कर रहे थे, कोकिलाबेन भारत में बच्चों की परवरिश कर रही थीं। वो हमेशा कहती थीं, धीरू के पास समय कम है, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। कोकिलाबेन ने हमेशा अपने पति के हर निर्णय में साथ दिया, चाहे वो जोखिम भरा व्यापार हो या कठिन समय का संघर्ष। उनका साथ ही धीरूभाई की सबसे बड़ी प्रेरणा बना।
धीरूभाई के दो बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों ही अपने पिता की छवि में ढले थे, लेकिन सोच में अपने अपने तरीके से अलग। मुकेश शांत, तकनीकी और दूरदर्शी, जबकि अनिल तेज, व्यवहारिक और जनसंपर्क में माहिर। धीरूभाई दोनों से कहते थे, तुम दोनों दो हाथ हो मेरे, अगर एक कमजोर हुआ तो दूसरा भी काम नहीं करेगा। वो अपने बेटों को सिर्फ बिजनेस नहीं सिखाते थे, बल्कि नैतिकता, मेहनत और संयम का महत्व भी बताते थे। धीरूभाई एक बहुत धार्मिक और पारंपरिक परिवार से थे। हर सुबह वो पूजा करते, कभी किसी कर्मचारी से ऊंचे स्वर में बात नहीं करते और हमेशा कहते, इज्जत मांगने से नहीं, देने से मिलती है। उनके घर में नियम था कि हर रविवार पूरा परिवार एक साथ खाना खाता था, चाहे कितना भी काम क्यों ना हो। वो कहते थे, कंपनी मेरी हो सकती है, पर खुशी तभी होगी जब परिवार साथ हो। धीरूभाई का रहन सहन हमेशा साधारण रहा, न दिखावा न शौकीन खर्च। वो कहते थे, मुझे महंगे कपड़ों की नहीं, अच्छे विचारों की भूख है। उनकी कार सामान्य थी, कपड़े सादे थे, लेकिन सोच राजाओं जैसी। यही सादगी उन्हें करोड़ों भारतीयों के दिल के करीब ले आई। धीरूभाई का जीवन 3 सिद्धांतों पर टिका था। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान ने हमें मेहनत करने भेजा है, नतीजा खुद ब खुद आएगा। विश्वास रखो खुद पर और भगवान पर। जिसने खुद पर भरोसा करना सीख लिया, उसके लिए कोई मंजिल दूर नहीं। सकारात्मक सोच रखो। मुश्किलें हमें रोकने नहीं, मजबूत करने आती हैं। इन सिद्धांतों को वो अपने बच्चों और कर्मचारियों को रोज सिखाते थे। धीरूभाई जब किसी से मिलते थे तो उसकी जात, पद या पैसा नहीं देखते थे। वो हर व्यक्ति से मुस्कुरान के साथ हाथ मिलाते और उसका नाम याद रखते थे। उनकी ये आदत लोगों को महसूस कराती थी कि धीरूभाई सिर्फ उद्योगपति नहीं, इंसान भी बहुत बड़े हैं। परिवार वो जड़ है जिससे सफलता का पेड़ मजबूत बनता है। धीरूभाई ने सिखाया कि बिजनेस जीत सकता है, लेकिन अगर परिवार साथ ना हो तो जिंदगी अधूरी रह जाती है। उनके जीवन दर्शन ने उन्हें सिर्फ अमीर नहीं, बल्कि आदर्श व्यक्ति बना दिया। धीरूभाई अंबानी सिर्फ एक व्यापारी नहीं थे, वो एक सोच, एक दृष्टि और एक प्रेरणा थे। उनके शब्दों ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। उनका मानना था कि सपना देखो, क्योंकि सपना ही हकीकत की शुरुआत है। इस अध्याय में हम जानेंगे उनके 30 प्रेरणादायक विचार, जो आज भी हर युवा, हर व्यापारी और हर सपने देखने वाले को राह दिखाते हैं। 1. सपना वही देखो जो सबको असंभव लगे। अगर तुम्हारे सपने लोगों को हंसी दिला रहे हैं तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। 2. कठिनाइयां सफलता की सीढ़ियां हैं। मुश्किलें हमें रोकने नहीं, मजबूत करने आती हैं। 3. बड़ा सोचो, तेज सोचो, आगे सोचो। छोटे विचार छोटे परिणाम देते हैं। 4. रिस्क लो, जीत गए तो लीडर बनोगे, हार गए तो सीखोगे। 5. अगर तुम मेहनती हो तो किस्मत को झुकाना आसान है। 6. हमारे पास साधन नहीं थे, लेकिन इरादे बड़े थे। 7. लोग जो कहते हैं नहीं हो सकता, मैं वही करता हूं। 8. व्यापार में विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है। 9. सूचना ही शक्ति है, सही जानकारी सही समय पर ही सफलता देती है। 10. कर्मचारियों को परिवार की तरह रखो, वे कंपनी को परिवार बना देंगे। 11. मैं अपने निवेशकों को भगवान मानता हूं। 12. तेजी से बढ़ो, लेकिन ईमानदारी से। 13. पैसा सिर्फ साधन है, मंजिल नहीं। 14. सरकार से लड़ो नहीं, उसके साथ चलो। 15. अगर विदेशी कर सकते हैं तो भारतीय क्यों नहीं। 16. भारत के सपने भारतीय ही पूरे करेंगे। 17. जो काम सब करते हैं उसमें अलग बनो। 18. सही समय पर सही कदम ही सफलता की पहचान है। 19. विरोध से घबराओ मत, इसका मतलब है कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। 20. जीवन में सफलता से ज्यादा जरूरी है सम्मान। 21. धन से बड़ी दौलत है लोगों का विश्वास। 22. सीखना कभी मत छोड़ो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा निवेश है। 23. काम में मन लगाओ, नाम अपने आप बन जाएगा। 24. हर सुबह नया मौका है, उसे पकड़ो। 25. सफलता तभी सुंदर है जब उसमें दूसरों का भला हो। 26. लोग जो कहते हैं संभव नहीं, वही तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती है। 27. मैं सपनों पर भरोसा करता हूं, क्योंकि मैंने उन्हें साकार होते देखा है। 28. विचार बदलो तो जिंदगी बदल जाएगी।
29 जो डर गया वो मर गया। 30 अगर कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो समझ लो तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। ये थे धीरूभाई अंबानी की 30 प्रेरणादायक विचार। मेहनत को अपना धर्म बनाओ, विश्वास को अपनी ताकत बनाओ और भारत को अपनी पहचान बनाओ। धीरूभाई के विचार आज भी हमें सिखाते हैं कि सफलता सिर्फ पैसे से नहीं, सोच से आती है। उन्होंने भारत के हर नौजवान को सिखाया कि अगर तुम में जज्बा है तो तुम भी अपने सपनों का रिलायंस खड़ा कर सकते हो। धीरूभाई अंबानी की जिंदगी एक कहानी नहीं बल्कि एक क्रांति थी जिसने भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा बदल दी। उन्होंने दिखा दिया कि अगर जज्बा हो तो एक मामूली परिवार का बेटा भी देश का सबसे बड़ा उद्योगपति बन सकता है। 1990 के दशक के अंत तक धीरूभाई अंबानी का नाम हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। रिलायंस अब सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि हर घर का नाम बन गई थी। पॉलिएस्टर, पेट्रोलियम, रिटेल, शेयर बाजार और अब टेलीकॉम में भी कदम। लेकिन इसी बीच 1996 में उन्हें पहला स्ट्रोक आया। इस हमले ने उनके दाहिने हिस्से को प्रभावित किया और उनकी बोलने की शक्ति भी थोड़ी कम हो गई। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो हर रोज कंपनी के दफ्तर जाते रहे, बैठकों में हिस्सा लेते रहे और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते रहे। धीरे धीरे उन्होंने कंपनी की बागडोर अपने दोनों बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को सौंपनी शुरू की। धीरूभाई ने अपने बेटों से कहा था, मैंने तुम्हें 2 चीजें दी हैं, एक नाम और एक सपना। नाम को बदनाम मत करना और सपने को अधूरा मत छोड़ना। मुकेश को उन्होंने पेट्रोकेमिकल और रिलायंस इंडस्ट्रीज की जिम्मेदारी दी, जबकि अनिल को रिलायंस कैपिटल और कम्युनिकेशन की। 24 जून 2002 की रात धीरूभाई को दूसरा बड़ा स्ट्रोक आया। उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 17 दिनों तक डॉक्टरों ने पूरा प्रयास किया, लेकिन 6 जुलाई 2002 को भारत ने अपना सबसे बड़ा स्वप्नद्रष्टा खो दिया। उनकी उम्र उस समय 69 वर्ष थी। पूरा देश शोक में डूब गया। सरकार ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग उमड़े, जिन्होंने ना तो कभी उनसे मिले थे पर उनके सपनों से जरूर जुड़े थे। आज धीरूभाई नहीं है, पर उनका नाम, उनकी सोच और उनकी बनाई हुई रिलायंस भारत की रीढ़ बन चुकी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। मुकेश अंबानी ने जियो और रिलायंस सीटेल के जरिए भारत को डिजिटल युग में प्रवेश कराया। अनिल अंबानी ने वित्त और इंफ्रास्ट्रक्चर में योगदान दिया। धीरूभाई ने कहा था, मैं मर सकता हूं पर रिलायंस कभी नहीं मरेगी। और सच यही हुआ। रिलायंस आज भी हर भारतीय के सपनों में जिंदा है। कभी ये मत सोचो कि तुम छोटा कर रहे हो। हर बड़ा आदमी कभी ना कभी छोटा था। धीरूभाई ने हमें ये सिखाया कि भारत का भविष्य सिर्फ सरकार नहीं, बल्कि उसके सपने देखने वाले नागरिक तय करते हैं। धीरूभाई अंबानी को उनके योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले। 1998 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण, कई बिजनेस अवार्ड्स और मैन ऑफ द सेंचुरी का सम्मान। टाइम्स ऑफ इंडिया ने उन्हें भारत के सबसे बड़े बिजनेस आइकन कहा। धीरूभाई ने भारत को सिर्फ एक कंपनी नहीं दी, बल्कि सोचने का नया तरीका दिया। उन्होंने सिखाया कि सपना देखने वाला ही इतिहास बदलता है। धीरूभाई अंबानी का जीवन हमें बताता है कि अगर तुम्हारे पास दृढ़ निश्चय, ईमानदारी और कड़ी मेहनत है, तो तुम भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो, चाहे शुरुआत कितनी ही छोटी क्यों ना हो। धीरूभाई अंबानी का नाम सुनते ही हर भारतीय के मन में बस एक ही बात आती है कि जिसने सपना देखा और उसे सच कर दिखाया। उनका जीवन एक ऐसा अध्याय है जो बताता है कि कठिनाइयां सफलता की दुश्मन नहीं, साथी होती हैं। उन्होंने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, बल्कि भारत को आर्थिक आज़ादी दी। धीरूभाई हमेशा कहते थे कि छोटे सपने देखने वाला बड़ा नहीं बन सकता। उन्होंने यमन की गलियों से शुरुआत की, पर सोच हमेशा भारत को विश्व शक्ति बनाने की थी। वो मानते थे कि किस्मत नहीं, मेहनत इंसान की असली ताकत है। दिन रात काम करना, जोखिम लेना और आगे बढ़ना, यही उनका जीवन मंत्र था। जब लोग बोले यह असंभव है, तो धीरूभाई ने कहा, मैं करके दिखाऊंगा। सरकारी नियम, पूंजी की कमी, विरोध, सब उनके लिए चुनौतियां नहीं, परीक्षा थीं। उन्होंने शेयर बाजार में करोड़ों आम लोगों को कंपनी का मालिक बना दिया। भारत में पहली बार जनता कंपनी का कॉन्सेप्ट लाने का श्रेय धीरूभाई अंबानी को ही जाता है।
वो कहते थे कि सपना देखना आसान है, पर उसे हकीकत बनाने के लिए प्लानिंग चाहिए। हर प्रोजेक्ट के पीछे उनकी दूरदर्शिता और रणनीति होती थी। उन्होंने कहा था कि मेरे पास शुरू में पैसा नहीं था, पर लोगों का विश्वास था, और वही विश्वास रिलायंस की नींव बना। धीरूभाई सिर्फ मालिक नहीं, लीडर थे। वो कर्मचारियों के बीच बैठते, हर छोटे काम को खुद समझते और कहते कि टीम वो नहीं जो मेरे लिए काम करे, टीम वो है जिसके साथ मैं काम करूं। उन्होंने भारत में तब इंडस्ट्री लगाई जब लोग सोचते थे कि विदेश से खरीदना आसान है। उन्होंने दिखाया कि मेक इन इंडिया सिर्फ नारा नहीं, एक सोच हो सकती है। कई बार मीडिया और प्रतिद्वंदी ने उन पर उंगलियां उठाईं, पर उन्होंने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। वो कहते थे कि लोग वही याद रखते हैं जो तुमने बनाया, ना कि किसने क्या कहा। धीरूभाई ने सिर्फ बिजनेस नहीं छोड़ा, बल्कि एक प्रेरणा छोड़ी। आज उनके बेटे, पोते और लाखों युवा उसी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर तुम में जुनून है तो आसमान भी तुम्हारी सीमा नहीं है। उन्होंने हमें सिखाया कि कभी हालात से हार मत मानो, क्योंकि जो खुद पर भरोसा करता है वो दुनिया बदल देता है। धीरूभाई अंबानी का जीवन एक आम इंसान के असाधारण बनने की कहानी है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि सफलता किसी खानदान की नहीं होती, मेहनत करने वालों की होती है। आज उनकी विरासत सिर्फ रिलायंस नहीं, बल्कि हर उस भारतीय का सपना है जो अपने हालात से ऊपर उठना चाहता है। धीरूभाई अंबानी मर गए, पर उनके सपने आज भी जिंदा हैं, हर उस भारतीय में जो कुछ बड़ा करना चाहता है।